नमस्कार दोस्तों, तक्षशिला क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कल कहां तक पहुंचे थे भी हम लोग? धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में हमने अनुच्छेद 25 को देख लिया था। 25 में हमने देखा था कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, यानी अंतःकरण की स्वतंत्रता दी। उस धर्म का आचरण कर सकता है, उस धर्म का प्रचार कर सकता है, लेकिन बिना अस्त्र शस्त्र के। और एक ऐसी कम्युनिटी थी जिसको अपने साथ कृपाण रखने का अधिकार था, वो थे सिख। वो अपने पास कृपाण रख सकते थे। उसके साथ साथ हिंदू शब्द में जैन, बौद्ध और सिख को भी शामिल किया गया है। और गौ के वध को वर्जित किया गया है, गाय को मारना वर्जित किया गया है। उसके बाद में लिखते चलेंगे 26, 27 और 28। फिर उनको देखते हैं हम लोग। मेरे साथ साथ ही लिख लो 26, 27 और 28। 26वां कह रहा है, धार्मिक स्वतंत्र संस्थाओं द्वारा अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का। धार्मिक संस्थाओं द्वारा धर्म का प्रबंधन किया जाएगा। जो भी धर्म के लिए जो ट्रस्ट बनाए होंगे वही धर्म का मैनेजमेंट करेंगे, उनके अलावा और कोई धर्म का मैनेजमेंट नहीं करेगा। देखिएगा, जैसे मान लो अपने ऐसे थोड़ी कह सकते, मैं कह दूं कि मैं खाटू श्याम जी में जाके पुजारी मैं बनूंगा। बन सकता हूं क्या? खाटू श्याम जी मंदिर का एक ट्रस्ट बना हुआ होगा और वो ट्रस्ट ही पूरे खाटू श्याम जी के मंदिर का मैनेजमेंट करेगा। जितनी भी धार्मिक संस्थाएं हैं जिनको ट्रस्ट बोलते हैं, धर्म से संबंधित जो भी ट्रस्ट है, जैसे मान लो राम मंदिर ही बन रहा है तो उसके लिए भी ट्रस्ट बनाया है। ट्रस्ट के महंत निर्धारित किए हैं, ये पूजा करेंगे, ये पूरा मैनेजमेंट करेंगे, ये ट्रस्ट इसका पूरा का पूरा प्रबंधन करेगी। तो धार्मिक संस्थाओं द्वारा ही क्या होगा? धर्म का प्रबंधन किया जाएगा। 26वां के बाद में 27वां अनुच्छेद 27वां कह रहा है, धार्मिक संस्थाओं को दिया जाने वाला चंदा या दान कर मुक्त होगा। या इसी में है, किसी व्यक्ति को किसी धर्म विशेष के लिए चंदा या दान देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। या किसी व्यक्ति पर किसी प्रकार का धार्मिक कर नहीं लगाया जा सकता। अगला अनुच्छेद 28, राज्य द्वारा धर्म विशेष की शिक्षा निषेध। राज्य द्वारा एक पर्टिकुलर धर्म की शिक्षा पर बैन किया गया है। राज्य द्वारा धर्म विशेष की शिक्षा जो है वह निषेध है। एक बार उतारने का काम करो, फिर तीनों बिंदुओं को समझते हैं। राइटिंग वर्क कंप्लीट करो, उतारने का काम करो। लिख ला।
उनके धर्म में है यार, वो हमेशा से रखते आ रहे हैं, उनकी संस्कृति को बनाए रखने के लिए, उनकी जो संस्कृति चलती आई है ना उसको बनाए रखने के लिए। बहुत सी छूट है सिखों को, तो सिखों को जैसे ये केस रखने की भी छूट है, कई 4-5 प्रकार की छूट दी गई है, तो उनकी संस्कृति है वो, उसको बनाए रखने के लिए। दुरुपयोग तो नहीं कर सकते उसका, उसका यदि दुरुपयोग किया, यदि किसी उनके उसके माध्यम से किसी व्यक्ति का अहित कर दिया तो उसके लिए भी सजा है। ऐसा नहीं कि उसका वो कहीं भी खुलेआम प्रयोग करेंगे, लेकिन उनको रखने की अधिकार में दिया गया है। क्या हो गया? राजपूत को तलवार रखने की इच्छा हो रही है? रखते ही हैं राजपूत लोग तलवार, रखते नहीं, शादी ब्याह में रखते हैं बस, बाकी जनरली तो नहीं। पहले तो रखते ही थे साथ, शादी ब्याह में तो हाँ फॉर्मेलिटी। ठीक है भाई, आगे बढ़े। देखो एक एक बिंदु को, धार्मिक संस्था द्वारा धर्म का प्रबंधन किया जाएगा, इन जो धर्म के ट्रस्ट बने होंगे वही धर्म का मैनेजमेंट करेंगे। 27वां कह रहा है धार्मिक संस्थाओं को जो भी चंदा या दान देंगे ना, उस पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं होगा। आप किसी मंदिर में, किसी मस्जिद में, किसी गुरुद्वारे में, किसी चर्च में जो भी जितना भी टैक्स दें, वो पैसा देंगे उस पर टैक्स नहीं होगा, वो टैक्स फ्री होगा। ये 2 नंबर के पैसे को 1 नंबर में कन्वर्ट करने का बड़ा अच्छा माध्यम है आज के लिए, कि ट्रस्ट को पैसा देंगे, ट्रस्ट में पैसा दिखाएं। जैसे बिरला मंदिर बना रखा है, जयपुर में बना रखा है बिरला मंदिर, ये 2 नंबर के पैसे को 1 नंबर में तो कन्वर्ट करने का जुगाड़ है। ये मान लो बनेगा 50 लाख रुपए में, दिखा देंगे 50 करोड़, तो आप समझो 49.49 करोड़ को 1 नंबर में कर लिया ट्रांसफर, इतना रुपया वहां लग गया। तो ये धर्म के लिए जो भी आप चंदा दोगे, जो भी दान दोगे, जो भी आप उपहार चढ़ा के आओगे, सोने का कोई मुकुट चढ़ा के आ गए, चांदी का चढ़ा दिया, पैसा दे दिया, जो भी दोगे उस पर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा। तभी तो देखो शिरडी वाले बाबा के हजारों करोड़ रुपए आ जाते हैं, और उधर रामेश्वरम में और आपके चाहे कितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं, उन मंदिरों में कितना पैसा आ जाता है, वो सारा का सारा पैसा जो है टैक्स फ्री होता है। दूसरा, कोई भी किसी व्यक्ति के ऊपर देश में किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के हो, ये बाधित नहीं किया जाएगा कि आप धर्म के लिए इतना चंदा दो या इतना पैसा हमको दान में दो। हाँ, स्वेच्छा से व्यक्ति जितना देना चाहे वो दे सकता है, लेकिन किसी व्यक्ति को बाउंडेड नहीं किया जाएगा कि आपको धर्म के लिए इतना पैसा देना ही पड़ेगा, ये कंपल्सरी है। दूसरा, आज धर्म के नाम पर किसी प्रकार का कोई टैक्स भी नहीं लगाया जा सकता। जैसे हम लोग तुर्कों के काल में, दिल्ली सल्तनत के टाइम से हम लोग देखते आ रहे हैं, मुगलों के टाइम में भी हम लोग देखते हैं, जजिया एक कर लगता है, गैर मुसलमानों पर लगाए जाने वाला धार्मिक कर जजिया कहलाता है। तो वो धर्म की रक्षा के लिए राजा हमारे ऊपर टैक्स लगाता था। आज ऐसा नहीं होगा, हमारी धर्म की रक्षा के लिए गवर्नमेंट हमारे ऊपर कोई टैक्स नहीं लगा सकती, धार्मिक टैक्स नहीं लगाएगी, और ना धर्म के लिए कोई पैसा बाउंड करने के लिए, पैसा देने के लिए बाउंडेड किया जाएगा। 28वां कह रहा है राज्य द्वारा, जहां भी मैं राज्य वर्ड्स प्रयोग में ले रहा हूं, देश के लिए ले रहा हूं, भारत के लिए ले रहा हूं, देश के अंदर किसी एक धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी, धर्म विशेष की शिक्षा को निषेध किया गया है। जैसे मान लीजिएगा अपनी क्लास शुरू हुई, मैं कह दूं आपको, क्लास शुरू होने से पहले हम लोग सबसे पहले अपना राष्ट्रगान गाएंगे, फिर राष्ट्रगीत का गायन करेंगे, फिर उसके बाद गायत्री मंत्र का जाप करेंगे, फिर सरस्वती वंदना करेंगे, फिर पढ़ना शुरू करेंगे। अब मान लो अपनी क्लास में कोई मुस्लिम कम्युनिटी का बच्चा है, वो कहते गुरुजी मैं तो गायत्री मंत्र का जाप नहीं करूंगा, मेरे धर्म में तो नहीं है, बात समझ रहे हो, तो वो बच्चा इनकार कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके धर्म में नहीं है। मैं ऐसी शिक्षा नहीं दे सकता जो एक पर्टिकुलर धर्म में हो, हाँ ऐसी शिक्षा दे सकता हूं जो सब धर्मों में कॉमन हो। राज्य द्वारा, हाँ यदि आपको पर्टिकुलर धर्म की शिक्षा देनी है तो उसके लिए अलग से प्रावधान किए हैं, लेकिन राज्य द्वारा एक धर्म की शिक्षा पर बैन किया गया है। ऐसी शिक्षा दी जाए जो सब धर्मों में कॉमन रूप से अपनाई जाती हो। जैसे राष्ट्रगान है, वो सब धर्मों के लिए कॉमन है, देश का राष्ट्रगान है, राष्ट्रगीत है, ये चीज कॉमन चीज है, तो वो चीज करी जा सकती है, ना कि ऐसी जो किसी एक धर्म में ही हो। अगले अधिकार पे आ जाओ जी। हाँ, उसके वही आप बताऊंगा आगे, उसके लिए अलग प्रावधान है, यहां नहीं दे सकते आप, उसके लिए अलग प्रावधान, अभी मदरसा बताऊंगा आपको। अगले में लिखो, अगला अधिकार लिखो, अगले अधिकार को लिखना। और अगला अधिकार कौन सा बताओ भाई? अरे अगला अधिकार संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। देखो, पहले को 5 देने थे, दूसरे को 4 देने थे, फिर 2 देने थे, फिर 4 देने थे, अब वापस 2 देने होंगे। तो देखो हम लोग 28 तक दे, इधर देखना एक बार सारे बच्चे, 28 तक दे चुके क्या?
और अब देने हमको 29 और 30, दो देने 29 30। देखो एक बार देखना पहले 29 क्या कह रहा है, कोई वर्ग अपनी भाषा, लिपि व संस्कृति को बनाए व बचाए रख सकता है, बनाए व बचाए रख सकता है। कोई कम्युनिटी है वो अपनी भाषा को, अपने धर्म को और अपनी संस्कृति को बनाए या बचाए रख सकता है, कोई भी वर्ग है ऐसा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल, चलिए पहले मुझे ये बताओ संस्कृति किसे कहते हैं। संस्कृति एक वर्ड सामने हमारे सामने बार बार आता है संस्कृति, और एक शब्द हमारे सामने आता है सभ्यता। संस्कृति और सभ्यता में क्या अंतर है? ठीक है, ठीक है, और सभ्यता में ठीक है। अब देखो एक बात समझना ध्यान से, संस्कृति के अंदर मानव के समस्त क्रियाकलाप शामिल होते हैं, मानव के समस्त क्रियाकलाप। अब मानव के समस्त क्रियाकलाप का मतलब है मानव कैसा रहता है, उसका रहन सहन क्या है, उसका खान पान क्या है, उसकी वेशभूषा क्या है, किस प्रकार के नृत्य करता है, किस प्रकार के त्योहार मनाता है, बोलियां क्या हैं, पहनावा क्या है, इन सब को बोलते हैं कल्चर, इनको बोलते हैं संस्कृति। और कोई भी संस्कृति बहुत लंबे टाइम तक चल जाए तो वो रूप धारण कर लेती है सभ्यता का। किसका रूप धारण कर लेती है? सभ्यता का। जैसे मान लो हमारी महिलाएं घाघरा चोली जो पहनती थी वो हमारी एक सभ्यता थी, उस सभ्यता को हम लोग बना के रख सकते हैं, बचा के रख सकते हैं, उस सभ्यता को बनाए रखने का हमको अधिकार है। हमारे पुरुष धोती कुर्ता पहनते थे, पायजामा कुर्ता पहनते थे, या जो भी पहनते थे, पगड़ी पहनते थे, उस संस्कृति को हमें बचाए रखने का अधिकार है, उसको बनाए रखने का अधिकार है। जैसे आज की बात करें, वर्तमान में हम लोग पाश्चात्य संस्कृति की ओर चले गए, हमने सारा का सारा पाश्चात्यकरण अपना लिया है। पुरुष धोती कुर्ते को पहन करके छोड़ करके कोट पैंट पहनने शुरू कर दिए, महिलाओं ने घाघरा चोली को या कुर्ती को छोड़ करके जो है दूसरे ड्रेस जो हैं जीन्स हैं या कुछ और ड्रेसें हैं, प्लाजो, ऐसी चीजें पहनना शुरू कर दिए। मतलब पूरा पाश्चात्यकरण हो गया है। अब हमारी संस्कृति पाश्चात्य जैसी हो गई है। अब ये संस्कृति, आज वाली संस्कृति, आप देखो सोचो, अपने बाद में जो अगली जनरेशन आएगी वो धोती कुर्ता देखेगी क्या? आदमी नहीं बचेंगे धोती कुर्ता वाले। और उनके बाद जो अगली आएगी उनको तो बिल्कुल ही देखने को मिलेगा। इसका मतलब है जो वो हम अगली पीढ़ी से अगली पीढ़ी आएगी वो कल्चर ही यही देखेगी, कोट पैंट वाला, तो हमारा कल्चर ही यही हो जाएगा। तो ये कल्चर लंबे टाइम तक चल जाएगा ना हमारा, 2 5 10 पीढ़ियों तक, तो फिर यही हमारी संस्कृति बन जाएगी। ये पुरानी संस्कृति थी वो काफी समय से चली आ रही है, वो संस्कृति धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो रही है। और ये क्या है? ये जनरेशन गैप है, धीरे धीरे हम दूसरी जनरेशन के अंदर आ जाएंगे और ये लंबे टाइम तक चल जाएगा ना कोट पैंट वाला सिस्टम। तो यही किसका रूप धारण कर लेगा? यही रूप धारण कर लेगा सभ्यता का। तो हर व्यक्ति को अपनी संस्कृति को बनाए और बचाए रखने का अधिकार है, और हमको हमारी संस्कृति को बना के रखना है, बचा के रखना है, पाश्चात्यकरण का ज्यादा प्रयोग नहीं करना है। आगे आओ, 30वां कह रहा है, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 30वां कह रहा है कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग, कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपने धर्म विशेष के लिए, अपने धर्म विशेष के लिए अलग से धार्मिक संस्था की स्थापना कर सकता है, स्थापना कर सकता है। जैसे मदरसा। समझ गए बात को आप? कोई अल्पसंख्यक वर्ग है वो अपने धर्म की अलग से क्या बना सकता है? कोई धार्मिक संस्था बना सकता है, जैसे मदरसा। अब मदरसे के अंदर क्या होगा? पढ़ने वाले बच्चे भी मुस्लिम होंगे, पढ़ाने वाले अध्यापक भी मुस्लिम होंगे या मौलवी होंगे, और पढ़ाई भी इस्लाम धर्म की बातें जाएंगी। तो अलग से कोई संस्था की स्थापना कर सकता है, उसके लिए अनुच्छेद 30 है। जबकि यदि सार्वजनिक रूप से आप कोई शिक्षा दे रहे हैं तो वो शिक्षा आपको सब धर्मों में जो कॉमन है वही शिक्षा देनी पड़ेगी। अनुच्छेद 28 के तहत आप किसी पर्टिकुलर धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते। उतार लो एक बार इसको। गवर्नमेंट भी होती है, प्राइवेट भी होती है, हर प्रकार की होती है।
सोचता है ना। सब क्या कह रही हो? वो वाला शिक्षा का अधिकार नहीं है। आप ये आप देखिए, इधर देखिएगा, जो शिक्षा का अधिकार है, उतारो एक बार आप इसको, मैं समझाता हूँ। उसको उतारो, राइटिंग वर्क कंप्लीट करो एक बार, उतारने का काम करो, फिर आगे बात करते हैं शिक्षा अधिकार की। जी, यही है। ठीक है, कर दूं साहब? देखो अब समझना, बच्ची का सवाल था सर इसमें तो शिक्षा का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का तो कोई जिक्र ही नहीं आया। ये शिक्षा, ये अलग से धर्म वाली शिक्षा की बात थी। जो आप सब शिक्षा की बात कर रहे हैं, उस शिक्षा का जिक्र हमने किया था अनुच्छेद 21 कै के अंदर। कल ही हमने देखा था वो मेन शिक्षा का अधिकार कहाँ है। शिक्षा का जो अधिकार है, वो शिक्षा का अधिकार है अनुच्छेद 21 कै में जोड़ा गया उसको। और कल बताया था उसको जोड़ा गया है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा। उसको शिक्षा का अधिकार बनाया गया। 6 से 14 साल की आयु के जो बालक थे उनको अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा मिलनी चाहिए, ये जोड़ा गया 21 कै के अंदर। तो प्रश्न पूछा जाए शिक्षा का अधिकार कहाँ है, तो 21 कै के अंदर है। शिक्षा का अधिकार कहाँ पर है भाई? 21 कै के अंदर है। और कौन से अधिकार में है, यही पूछा था रीट 2021 में, यही सवाल पूछा शिक्षा का अधिकार कौन से अधिकार में, तो स्वतंत्रता के अधिकार में है, न कि संस्कृति शिक्षा के अधिकार में है, बल्कि स्वतंत्रता के अधिकार में है शिक्षा का अधिकार, और वो भी 21 कै में। और कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा उसको जोड़ा गया था। आगे बात समझ में। अगले अधिकार पे आओ। अगला अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखिएगा, ठीक है भाई। अब हमको इसके अंदर अनुच्छेद देने हैं 4, 32, 33, 34 और 35। देखो जो अनुच्छेद 33, इधर देखना एक बार सारे बच्चे, अनुच्छेद 33, 34 और 35 ये तो हैं अर्धसैनिक बलों के लिए, अर्ध
सैनिक बलों के हितों की रक्षा के लिए, हितों की रक्षा के लिए। अब अर्धसैनिक बल जानते होगे आप, अर्धसैनिक बल होते हैं जैसे सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, बीएसएफ, ये वाले जो हमारी जो सेना के अलावा जो अर्धसैनिक बल हैं, तो 33, 34, 35 तो उनके हितों की रक्षा के लिए हैं। आम नागरिक के लिए यहाँ पर संवैधानिक उपचारों के अधिकार में आम व्यक्ति के लिए है अनुच्छेद 32। कौन सा है भाई? केवल अनुच्छेद 32 है। और इस अनुच्छेद 32 के अंदर जो है ना, वो सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, भारत का सुप्रीम कोर्ट जो है अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी करता है। क्या करता है? 5 प्रकार की रिट जारी करता है। रिट ना कि रीट। रीट एक तो राजस्थान में भरने वाले कुंभ के मेले को तो रीट कहा जाता है, वो तो एक 4-4, 5-5 साल में कुंभ का मेला भरता है, वो तो रीट होता है। देखो राजस्थान में जो कुंभ का मेला भरता है वो तो है रीट, ठीक है ना। और यहां मैं बात कर रहा हूं रिट की, WRIT, रिट। रिट, रिट का अर्थ होता है लेख। रिट का अर्थ क्या होता है? लेख। और 5 प्रकार की रिट जारी करता है। कितने प्रकार की? सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत। और यही पांचों की पांचों रिट अनुच्छेद 226 में हाईकोर्ट जारी करता अपने अधीनस्थ कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट जारी करता अपने अधीनस्थ कोर्ट हाईकोर्ट को, और यही पांचों रिट हाईकोर्ट जारी करता अपने ही अधीनस्थ वाले कोर्टों को। यानी कि 5 प्रकार की रिट जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा 5 प्रकार के लेख जारी किए जाते हैं। वो कौन से होते हैं देखना एक बार। 5 प्रकार के लेख। पहला, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा, परमादेश। तीसरा, प्रतिषेध। चौथा, उत्प्रेषण। और 5वां अधिकार पर्चा। और 5वां है अधिकार प्रच्छा। नाम याद करने आपको एक बार, फिर इनकी डिटेल बताता हूं, लिखाता हूं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रच्छा। सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के लेख जारी करेगा या 5 प्रकार की रिट जारी करता है। उसमें पहली रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ध्यान से सुनना, किसी व्यक्ति को, यदि किसी व्यक्ति को गैर संवैधानिक तरीके से या किसी व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से बंदी बना लिया जाए तो उस व्यक्ति को छुड़वाने के लिए सुप्रीम कोर्ट बंदी प्रत्यक्षीकरण नामक रिट जारी करता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई कानून का किसी प्रकार का उल्लंघन किया ही नहीं और उसको बंदी बना लिया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट उसको छुड़वाने के लिए रिट जारी करेगा कि आप इसको छोड़िए, इसको कानून के विपरीत आपने बंदी बना लिया है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं, जम्मू एंड कश्मीर से धारा 370 समाप्त करनी थी। वहां के लोकल लीडर थे, जैसे वो महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला और कई भी वहां के लीडर, लोकल लीडर थे। उन लीडरों को पहले से हमारी गवर्नमेंट को यह आभास था कि शायद कुछ गड़बड़ हो सकती है, शायद वहां के स्थानीय नागरिकों को ये लोग भड़का सकते हैं, कुछ दंगे हो सकते हैं, उपद्रव हो सकता है। तो वो धारा 370 खत्म करने से पहले ही उन लीडरों को बंदी बना लिया गया, जबकि उन्होंने किया कुछ नहीं था, उनको बंदी बना लिया गया। इधर फिर धारा 370 समाप्त कर दी। उसके कुछ समय बाद अब वो लोग तो जाएंगे ना सुप्रीम कोर्ट में, भाई जिनको बंदी बनाया वो तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे कि हमको बंदी क्यों बना लिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने जारी करी बंदी प्रत्यक्षीकरण नामक रिट कि इनको गैर संवैधानिक तरीके से बंदी बनाया, इनको आप छोड़ दो, और बाद में उनको रिहा कर दिया गया। जब तक उधर जो है वो शांति स्थापित हो चुकी थी, धारा 370 खत्म हो चुकी थी। तो किसी व्यक्ति को यदि गैर कानूनी तरीके से या गैर संवैधानिक तरीके से बंदी बना लिया जाए तो उसको छुड़वाने की रिट कौन जारी करता है? सुप्रीम कोर्ट। उसको क्या कहते हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण। एक याद होगी क्या? आगे बढ़ो दूसरी। हाँ, वो बंदी बनाना वही तो नजरबंद करना, नजरबंद करना, बंदी बनाना वही तो। परमादेश, परमादेश को कहते हैं आदेश देना। परमादेश को क्या कहते हैं? आदेश देना। क्या कहा जाता है भाई? आदेश। अच्छा, आदेश बताओ बड़ा छोटे को देता है कि छोटा बड़े को देता है? बड़ा छोटे को देता है, मतलब बड़ा होगा वो छोटे को आदेश देगा। छोटा बड़े को आदेश नहीं दे सकता, मतलब ऑर्डर नहीं दे सकता, एडवाइस दे सकता है, सलाह दे सकता है। बड़ा छोटे को क्या दे सकता है? आदेश। अच्छा, बड़ा छोटे को क्या आदेश देगा? जैसे मैं आपको क्या आदेश दूंगा? मैं आपको आदेश दूंगा आपके कर्तव्य निर्वहन का।
आपकी ड्यूटी पूरी करने का। अब आपकी ड्यूटी क्या है? पढ़ाई करने की। आपकी ड्यूटी क्या है? होमवर्क पूरा करने की। आपकी ड्यूटी क्या है? रोज कोचिंग में आने की। ये आपकी ड्यूटी है ना। यदि आप अपने कर्तव्य का, अपनी जिम्मेदारियों का सही रूप से निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं, अपनी ड्यूटी नहीं निभा पा रहे, तो मैं आपको आदेश दूंगा, देख लो भैया, यदि आपने पढ़ाई नहीं करी, आपने टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं लेके आए, ये वाला वर्क नहीं किया, तो आपकी खैर नहीं है। बात समझ लो, मैंने आपको आदेश दिया, मैं आपसे सीनियर था। मान लो मैं मेरे कर्तव्य का निर्वहन सही रूप से नहीं करूं, मैं सही नहीं पढ़ाऊं, टाइम पे नहीं आऊं, गलत पढ़ाऊं, उल्टा पुल्टा पढ़ाऊं, डांट दूं आपको, तो मेरे ऊपर जो अधिकारी होंगे, मैनेजमेंट होगा, मुझको आदेश दे सकता है। भाई मैं यदि मेरा कर्तव्य से, जिम्मेदारियों से भागूंगा तो मेरे को आदेश मिल सकता है। आप अपनी जिम्मेदारी से भागोगे तो आपको आदेश। यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है ना, जब भी ये देखो, न्यायिक और गैर न्यायिक दोनों होता है। न्यायिक प्रक्रिया में भी चलता है और गैर न्यायिक प्रक्रिया में चलता है। हर डिपार्टमेंट में चलेगा, हर प्राइवेट सेक्टर में चलता है, हर गवर्नमेंट सेक्टर में चलता है। नीचे का अधिकारी को ऊपर का अधिकारी आदेश दे सकता है यदि वो अपना कर्तव्य का निर्वहन सही नहीं करता है। जैसे मान लो आप एक वरिष्ठ अध्यापक बन गए, आप 2nd ग्रेड के टीचर बन गए हैं, आप ड्यूटी कर रहे हैं स्कूल में, आप अपना टाइम पे स्कूल नहीं जाते हैं, ज़्यादा छुट्टी कर लेते हैं, जाते हो तो टाइम पे पढ़ाते नहीं हो, अनावश्यक गपशप लड़ाते हो, तो आपके ऊपर जो आपका प्रिंसिपल होगा, जो आपके हेडमास्टर साहब होंगे, वो आपको आदेश दे सकते हैं कि आप अपनी जिम्मेदारी को पूरा करो। प्रिंसिपल साहब को बीडीओ आदेश दे सकते हैं, बीडीओ को डीओ साहब आदेश दे सकते हैं। समझ लो बात को। छोटे कर्मचारी को बड़ा कर्मचारी आदेश क्या देगा? कर्तव्य निर्वहन का, ड्यूटी पूरी करने का। यदि वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करता है तो उसको उसका आदेश मिल जाएगा। किसी भी सेक्टर में ले लो, पुलिस सेक्टर में ले लो, एक कांस्टेबल को थानेदार आदेश दे देगा, थानेदार को एसपी आदेश दे देगा, एसपी को आईजी दे देगा, आईजी को डीजी दे देगा। बात समझ लो। तो बड़ा कर्मचारी छोटे कर्मचारी को कर्तव्य निर्वहन करने का आदेश देता है, उसको क्या कहते हैं? परमादेश। आ जाओ, प्रतिषेध। प्रतिषेध का अर्थ होता है रोक देना। प्रतिषेध का तात्पर्य होता है रोक देना, और उत्प्रेषण का तात्पर्य भी होता है रोक देना। रोक देना, जिसको हम लोग स्टे बोलते हैं ना, स्टे लगा दी, किसी चीज पे रोक दिया, किसी चीज पे रोक लगा दी। प्रतिषेध और उत्प्रेषण दोनों का अर्थ क्या हुआ भाई? रोक देना, रोक देना। फिर इनमें सर अंतर क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, प्रतिषेध मामले के प्रारंभिक चरण में होता है। किसमें होता है भाई? मामले के, मुकदमे के प्रारंभिक चरण में होता है, और यह होता है निर्णय के बाद। निर्णय के बाद, निर्णय के बाद। जैसे देखिए, ध्यान दीजिएगा, इधर समझिएगा, ये सुप्रीम कोर्ट है और इसके अधीनस्थ कोई हाई कोर्ट है। किसी हाई कोर्ट के अंदर, किसी उच्च न्यायालय के अंदर, हाई कोर्ट में किन्हीं दो पक्षों का कोई मुकदमा चल रहा है। मान लो कोई दो पक्षकार हैं, ए और बी, ए पक्षकार और बी पक्षकार, दो का कोई मामला चल रहा है, मुकदमा चल रहा है, ठीक है। अब मान लो बी पक्षकार को ऐसा लगे या बी पक्षकार को आभास हो, और केवल लगने से और केवल आभास होने से कोर्ट नहीं चलते हैं। भारत में कोर्ट चलते हैं एविडेंस के आधार पे, सबूतों के आधार पे। मान लो बी के पास ऐसे पुख्ता सबूत हों कि ए जो है वो अन्याय करवा देगा हाईकोर्ट में उसके खिलाफ, हाईकोर्ट में इसके खिलाफ क्या हो जाएगा? अन्याय हो जाएगा। तो ये बी वाला क्या कर सकता है? अपने मुकदमे को सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट में उन एविडेंस के आधार पे अपील कर सकता है कि शायद मेरे साथ हाईकोर्ट में मेरे साथ अन्याय हो जाएगी और मेरी ये अपील है, उस मामले को की सुनवाई आप करो, ठीक है। तो अब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? अभी तक देखो अन्याय हुआ थोड़ी है, मामले का निर्णय थोड़ी ना आया है, लेकिन उससे पहले वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी उस बंदे ने। अब ये क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट प्रतिषेध नामक रीट जारी करेगा, यानी प्रारंभिक चरण में प्रतिषेध नामक रीट जारी करके हाईकोर्ट को बोल देगा आप इस मामले की सुनवाई यहीं रोक दो, मामले की सुनवाई रोक दो, फाइल हमारे पास ट्रांसफर कर दो, इसकी सुनवाई हम करेंगे। बात समझ गए? अभी तक डिसीजन आया नहीं था, डिसीजन पेंडिंग था, मुकदमा ट्रायल पे चल रहा था, उसी समय सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिषेध नामक रीट जारी करके मामले की फाइल अपने पास ट्रांसफर करवा ली। उस रीट को कहते हैं प्रतिषेध, मतलब रोक दिया। दूसरा, दोनों पक्षकारों का मुकदमा हाईकोर्ट में चल रहा था, प्रारंभिक चरण में तो नहीं लेके गया, अब आ गया डिसीजन, निर्णय आ गया, निर्णय में इसके विरुद्ध आ गया, निर्णय बी वाले के विरुद्ध निर्णय आ गया। अब बी के पास ऑप्शन क्या है? ये बी वाला कहां जाए? सुप्रीम कोर्ट में जाए। अब ये बी वाला अपील कहां करेगा? सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के बाद, और अपील कैसे होगी? एविडेंस के आधार पे।
बातों से कोर्ट नहीं चलता, कोर्ट एविडेंस चलता है। ये गया सुप्रीम कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट को लगे हाँ ये इसकी अपील है, इसको स्वीकार करनी चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ये वाली रीट जारी करेगा, उत्प्रेषण रोक देगा निर्णय आने के बाद। और क्या जारी करेगा, आपने मामले की सुनवाई करनी थी, आपने कर ली, आपको जो अपना निर्णय देना था हाईकोर्ट ने आपने अपना निर्णय दिया, इस निर्णय को यहीं स्थगित कर दो, फाइल हमारे पास ट्रांसफर कर दो, इसकी शुरू से हम दोबारा सुनवाई कर लेंगे। एक रिट निर्णय आने से पहले और एक रिट निर्णय आने के बाद में। तो पहले यदि कोई रिट जारी होती है वो क्या कहलाती है, प्रतिषेध, और बाद में जो रिट जारी होती है वो क्या कहलाती है, उत्प्रेषण। चारों रिट समझ में आ गई क्या? अगली पांचवी जो रिट है, पांचवा जो लेख है वो कहलाता है अधिकार परीक्षा, और अधिकार परीक्षा को कहते हैं वैधानिकता की जांच। इसको कहा जाता है मेरे लाडलो वैधानिकता की जांच। किसकी जांच? वैधानिकता की जांच। वैधानिकता का अर्थ समझते हो क्या? वैधानिकता का अर्थ क्या हुआ? वैधानिकता की जांच का अर्थ क्या हुआ? देखो क्या क्या होता है, कुछ चीज हमको हिंदी में बहुत कम समझ में आती है, अंग्रेजी में बहुत जल्दी समझ में आ जाती है। जैसे मैं बोलूं टेंशन, कितने बालकों को पता है टेंशन का हिंदी अनुवाद? देखो चिंता नहीं होता, चिंता बोधर होता है। टेंशन का हिंदी अनुवाद होता है तनाव। क्या होता है हिंदी अनुवाद? तनाव। अच्छा, कोई व्यक्ति कभी स्कूल के ना आगे से गया ना कभी स्कूल के पीछे से गया, चाहे अपनी दादी नानी बूढ़ा दादा, वो भी कभी नहीं कहता तनाव हो रहा, थोड़ा टेंशन हो रहा है। उसने कभी अंग्रेजी पढ़ी नहीं पर फिर भी कहेगा आज थोड़ी टेंशन हो रही है। कहता कि नहीं कहता? वो तो स्कूल गया ही नहीं। कभी सुना किसी के मुंह से आज मुझे थोड़ा तनाव हो रहा है? कभी नहीं कहता कोई भी, क्योंकि वो वर्ड हमको तनाव बोलोगे तो थोड़ा बैकवर्ड सा वर्ड लगेगा, टेंशन समझ जाएगी क्या हो रहा है इसके। समझ रहे बात को? ऐसे ही मैं एक वर्ड्स बोलूंगा वैलिडिटी, अब समझ जाओगे आप। अंग्रेजी का वर्ड है वैलिडिटी, समझ गए ना? वैधानिकता का वैध, आप जब भी कोई चीज देते हैं उसमें वैधता होती है, वैधता, वैलिड, ये कब तक वैलिड है? वैलिडिटी, वैधता, वैधानिकता की जांच। कोई भी चीज वैलिड है या नहीं है, वैध है या नहीं है, उसकी जांच क्या कहलाती है? वैधानिकता की जांच या अधिकार परीक्षा। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में बताऊं, मान लो मैंने सेकंड ग्रेड का फॉर्म भरा, द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती का फॉर्म भरा, और इसी परीक्षा में मैं पास हो गया, और मेरे खिलाफ चल रहा था पुलिस केस। मेरे ऊपर क्या चल रहा था? पुलिस केस। और मैंने तथ्य छुपा लिया, और विभाग में पूछा मेरे से फॉरम में क्या आप पे कोई आपराधिक मामला है, और मैंने कह दिया नो, कोई आपराधिक मामला नहीं है, जबकि आपराधिक मामला था, और छुपा लिया तथ्य को। और मेरी ज्वाइनिंग आ गई, मैं ड्यूटी चढ़ गया, नौकरी करने लग गया। बाद में किसी व्यक्ति ने मेरे खिलाफ शिकायत कर दी, अड़ोसी पड़ोसी अगल बगल रिश्तेदार यारा प्यारा दोस्त कोई तो होता है, इसको पता होता है, उसने शिकायत कर दी कि ये व्यक्ति तथ्य छुपा करके विभाग में नौकरी कर रहा है, किस आधार से, किस अधिकार से नौकरी कर रहा है। अब मेरी वैधानिकता की जांच होगी। अब मेरी जांच होगी कि ये जो शिकायत आई है ये इसके विरुद्ध है या नहीं है। मान लो यदि मेरे विरुद्ध होगी तो मुझसे पूछा जाएगा आप इस पद पे किस अधिकार से हैं? आपकी वैलिडिटी ही नहीं है, आपको इस पद पे रहने का अधिकार ही नहीं है। हाँ, यदि मेरे पक्ष में आया निर्णय, मेरी जांच हो गई और मेरे पर कोई मुकदमा नहीं पाया, अगले की शिकायत झूठी थी, तो फिर मेरा जांच होने के बाद मुझे इस पद पे रहने का अधिकार होगा। एक बार आप ऐसा बनाओ, एक बार ऐसा बनाओ, उसके बाद मैं एक एक बिंदु को लिखाते हुए चलता हूं, एक एक बिंदु को लिखेंगे हम लोग। ऐसा बना लो कॉपी में।
ठीक भाई, बोलूं? लिखते चलेंगे, लिखिएगा। ये तो लिख लिया, अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रीट जारी करता है ना। पहला बिंदु डालो, बंदी प्रत्यक्षीकरण। पहला वाला बिंदु डालेंगे, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये वाला बिंदु डालेंगे, लिखिएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण लिखो। यदि किसी व्यक्ति को गैर संवैधानिक तरीके से, यदि किसी व्यक्ति को गैर संवैधानिक तरीके से या गैर कानूनी तरीके से, गैर संवैधानिक तरीके से या गैर कानूनी तरीके से बंदी बना लिया जाए, यदि किसी व्यक्ति को गैर संवैधानिक तरीके से या गैर कानूनी तरीके से बंदी बना लिया जाए, तो उसे छुड़वाने के लिए, यदि गैर कानूनी तरीके से या गैर संवैधानिक तरीके से बंदी बना लिया जाए, तो उसे छुड़वाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण नामक, तो उसे छुड़वाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण नामक रिट जारी करता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण नामक रिट जारी करता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण नामक रिट जारी करता है। 2 नंबर का बिंदु लगा के लिखो, परमादेश। सेकंड नंबर का बिंदु है परमादेश। परमादेश, परमादेश लिखो। इसका शाब्दिक अर्थ होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है आदेश देना। इसका शाब्दिक अर्थ होता है आदेश देना। शाब्दिक अर्थ होता है आदेश देना, लिखो। अतः उच्च अधिकारी निम्न कर्मचारी को, उच्च अधिकारी निम्न कर्मचारी को कर्तव्य निर्वहन का, उच्च अधिकारी निम्न कर्मचारी को कर्तव्य निर्वहन का आदेश दे सकता है। कर्तव्य निर्वहन का आदेश दे सकता है। कर्तव्य निर्वहन का आदेश दे सकता है। ठीक है, आगे लिखो। परमादेश, परमादेश न्यायिक व गैर न्यायिक दोनों प्रकार का होता है। परमादेश न्यायिक व गैर न्यायिक दोनों प्रकार का होता है। न्यायिक व गैर न्यायिक दोनों प्रकार का होता है। न्यायिक व गैर न्यायिक दोनों प्रकार का होता है। ठीक है, तीसरा नंबर का बिंदु लिखो, प्रतिषेध। प्रतिषेध, तीसरा बिंदु लिखेंगे प्रतिषेध। प्रतिषेध, उसमें लिखो इसका शाब्दिक अर्थ, प्रतिषेध में लिखना इसका शाब्दिक अर्थ रोक देना होता है। इसका शाब्दिक अर्थ रोक देना होता है। इसका शाब्दिक अर्थ रोक देना होता है। लिखिएगा, यदि उच्च न्यायालय में कोई मामला विचाराधीन है, यदि उच्च न्यायालय में कोई मामला विचाराधीन है, यदि उच्च न्यायालय में कोई मामला विचाराधीन है और उस मामले के विरुद्ध, कोई मामला विचाराधीन है और उस मामले के विरुद्ध
उस मामले के विरुद्ध यदि सर्वोच्च न्यायालय में, तो उस मामले के विरुद्ध यदि सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जाए, यदि सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जाए, तो सर्वोच्च न्यायालय, यदि सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जाए तो सर्वोच्च न्यायालय प्रतिषेध नामक, तो सर्वोच्च न्यायालय प्रतिषेध नामक रिट जारी करके, तो सर्वोच्च न्यायालय प्रतिषेध नामक रिट जारी करके उस मामले को, प्रतिषेध नामक रिट जारी करके उस मामले को अपने पास, उस मामले को अपने पास स्थानांतरित करवा सकता है, उस मामले को अपने पास स्थानांतरित करवा सकता है, अपने पास स्थानांतरित करवा सकता है। ठीक है, आगे लिखो। अतः यह रिट प्रारंभिक चरण में जारी होती है। अतः यह रिट प्रारंभिक चरण में जारी होती है। अतः यह रिट प्रारंभिक चरण में जारी होती है। अगली रिट लिखेंगे उत्प्रेषण। अगली रिट का नाम है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण, उत्प्रेषण। ठीक है, लिखें, इसके अंदर लिखो। इसका शाब्दिक अर्थ भी, इसका शाब्दिक अर्थ भी, इसका शाब्दिक अर्थ भी रोक देना होता है। इसका शाब्दिक अर्थ भी रोक देना होता है। ठीक है, आगे लिखो। यदि किसी मामले पर, यदि किसी मामले पर उच्च न्यायालय में, यदि किसी मामले पर उच्च न्यायालय में निर्णय दिया जाए, यदि किसी मामले पर उच्च न्यायालय में निर्णय दिया जाए और उस निर्णय के विरुद्ध, यदि उच्च न्यायालय में निर्णय दिया जाए और उस निर्णय के विरुद्ध, और उस निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में, और उस निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जाए, उस निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जाए, तो सर्वोच्च न्यायालय, अपील की जाए तो सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के, तो सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के निर्णय को स्थगित करके, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के निर्णय को स्थगित करके, निर्णय को स्थगित करके मामले को अपने पास, निर्णय को स्थगित करके मामले को अपने पास स्थानांतरित करवा सकता है। मामले को अपने पास स्थानांतरित करवा सकता है, अपने पास स्थानांतरित करवा सकता है। आखिरी लिखेंगे अधिकार पर्चा। पांचवी रीट लिखेंगे अधिकार पर्चा। अधिकार पर्चा, अधिकार पर्चा। एक लाइन लिखो, इसमें वैधानिकता की जांच की जाती है। अधिकार पर्चा में एक लाइन लिखो, इसमें वैधानिकता की जांच की जाती है। देखिएगा, वैधानिकता की जांच की जाती है, इसमें वैधानिकता की जांच की जाती है, यानी वैलिड है कि नहीं है, वैलिडिटी चेक की जाती है, वैधानिकता की जांच की जाती है। नोट लगा लो, एक नोट लगा लो, नोट।
और नोट में लिखना अनुच्छेद 33 कौमा 34 व 35, अनुच्छेद 33, 34 व 35 केवल अर्धसैनिक, अनुच्छेद 33, 34 व 35 केवल अर्धसैनिक बलों की, केवल अर्धसैनिक बलों की हितों की रक्षा के लिए हैं, केवल अर्धसैनिक बलों की हितों की रक्षा के लिए हैं, बलों की हितों की रक्षा के लिए हैं। एक नोट और लगाओ, लिखो, अनुच्छेद 20 व 21 को, अनुच्छेद 20 व 21 को, अनुच्छेद 20 व 21 को आपातकाल में भी, अनुच्छेद 20 व 21 को आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता, अनुच्छेद 20 व 21 को आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता। इमरजेंसी के टाइम में भी ये 20 और 21 निलंबित नहीं होंगे भाई, दोषसिद्धि संरक्षण और प्राण व दैहिक स्वतंत्रता अधिकार, ठीक है। और जब भी इमरजेंसी लगेगी अनुच्छेद 19 तो स्वतः ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, अपने आप समाप्त हो जाएगा अनुच्छेद 19, तो उसमें जो दी जाने वाली 6 स्वतंत्रताएं हैं वो तो स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। एक नोट और लगाओ, एक नोट और लगाओ, लिखो, एक नोट और लगा के लिखना अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15 कोमा 16, अनुच्छेद 15 कोमा 16 कोमा 19, 19 कोमा 29, 29 व 30, 15, 16, 19, 29 व 30 केवल भारतीयों के लिए हैं, केवल भारतीयों के लिए हैं, केवल भारतीयों के लिए हैं, केवल भारतीयों के लिए हैं। अब देखिएगा पांचों अनुच्छेद कौन कौन से हैं, 15, 16, 19, 29 और 30। 15 में क्या था, जाति धर्म लिंग जन्म स्थान में समानता, वो भी कौन से, जो भारत के अंदर हैं। ऐसा थोड़ी है कि हम जाकर के ऑस्ट्रेलिया की जाति बचाने लग जाएंगे, जाति तो कौन सी बचाएंगे, जो भारत की हैं, यानी केवल किसके लिए है, भारतीयों के लिए। 16 लोक नियोजन के अवसरों में समानता, नौकरियां हम भारत वालों को देंगे, ऐसा थोड़ी सेकंड ग्रेड में श्रीलंका से फार्म आ गए हों, ऐसा थोड़ी होता है। मतलब केवल किनको देंगे नौकरी, भारत वालों को देंगे। 19 6 प्रकार की आजादी भारत वालों को देंगे, सभा करने की आजादी भारत वालों को, संघ बनाने की आजादी भारत वालों को, ऐसा थोड़ी होगा अमेरिका का राष्ट्रपति आकर के यहाँ सभा करने लग जाए जबरदस्ती, उसके भी रूल हैं, यानी सभा करेगा, संघ बनाएगा, घूमेगा फिर, ये सब आजादी किसकी है, भारत वाले की है। बोलने की आजादी किसकी है, भारत वाले की है, नहीं बाहर का आकर के यहाँ अपनी बात रख सकता है। 29 कोई भी आप संस्कृति बचाओगे तो भारत की बचाओगे कि इंग्लैंड की बचाओगे, संस्कृति हमारी बचानी है तो किसके लिए, वो हमारे लिए। और 30वां भी किसके लिए, हमारे लिए। किसी धार्मिक संस्था का यदि हम गठन करते हैं तो वो धार्मिक संस्था जो धर्म भारत के अंदर होगा उसी धार्मिक संस्था का गठन किया जाएगा। बाकी की चर्चा करेंगे कल, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।